गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का वर्चुअल स्कूल में। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो कि है स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग, और देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, काफ़ी मोटिवेटिंग होता है मेरे लिए ये। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग को लेके। तो स्टैटिक बाइंडिंग हमारी बेसिकली क्या है? बेसिकली जब आपका कंपाइलर रन होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो कंपाइल टाइम पे ही जो बाइंडिंग्स हम बना लेते हैं, बाइंडिंग्स मतलब जैसे किसी फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी है, अगर ये सब चीज़ें हम कंपाइलेशन टाइम पे ही पता कर लें, ठीक है, तो वो हो गई हमारी स्टैटिक बाइंडिंग। मतलब कि ये बाइंडिंग्स एक बार बन गई कंपाइलेशन पे, ठीक है, अब ये टूटेंगी नहीं। ठीक है, अब डायनेमिक बाइंडिंग पे आते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे वर्ड है डायनेमिक, ठीक है, मतलब जब हमारा प्रोग्राम एक्चुअली में रन कर रहा है उस वक्त जो बाइंडिंग्स हमारा प्रोग्राम बनाता है वो होती है डायनेमिक बाइंडिंग। अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मान लीजिए आपने प्रोग्राम लिखा, उसमें आपने कुछ फंक्शन कॉल्स करी, ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम था, ठीक है, और आपने कुछ फंक्शंस को ओवरलोड किया, आपने कुछ ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया, ठीक है, तो और आपकी बाइंडिंग्स बन गई। ठीक है, तो कंपाइलेशन के टाइम पे ये सारी बाइंडिंग्स बन गई, सिंपल सा प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम बहुत तेजी से एग्जीक्यूट होगा क्योंकि कंपाइलेशन टाइम पे ही आपको पता है कि भाई कौन से फंक्शन को कैसे कॉल करना है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, बट डायनेमिक बाइंडिंग में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपने पहले देखा था, पहले पहले लेक्चर्स में जहाँ इनहेरिटेंस मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, आप एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का यूज करके बेस क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं और उसकी फंक्शंस और उसके उसके डेटा मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप बेसिकली जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने क्लास बनाई जो बेस क्लास को एक्सटेंड कर रही है और एक फंक्शन को जो कि बेस क्लास में है उसको कॉल कर रही है, ठीक है, और उस क्लास में भी उसी नाम का फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। मान लेते हैं कि आप पेरेंट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या होगा जब कंपाइल होगा आपका प्रोग्राम, तो आपके प्रोग्राम को सिंपली लगेगा कि हाँ एक फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, बट उस फंक्शन का स्कोप उसके पेरेंट क्लास में है, ये बात उसको नहीं पता होती। ठीक है, तो जब आपका प्रोग्राम एक्चुअली में रन कर रहा होता है, ठीक है, तो उस वक्त वो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है, ठीक है, फिर उसके फंक्शन को कॉल करता है। तो ये डायनेमिक बाइंडिंग है, ठीक है, मतलब कि रन टाइम पे ये बाइंडिंग बनी, ये कंपाइलेशन टाइम पे हमको नहीं पता था। ठीक है, तो इस तरह की बाइंडिंग्स को डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब फायदा क्या होता है डायनेमिक बाइंडिंग का? जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बेसिकली आप इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं, तो आप कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं बेस क्लास का या अपने भी क्लास का। ठीक है, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें कंपाइलेशन भी सब कुछ पता होता है। ठीक है, इसके बारे में फिलहाल इतना ही समझिए। जब आगे हम इसको डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में हम वैसे भी प्रोग्राम्स देखेंगे ही। ठीक है, अभी के लिए आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि मेन है इस चैप्टर के लिए। अब आते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, हमारे मेन एडवांटेजेस क्या हैं? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम यूज क्यों करते हैं? ठीक है, यहाँ से मुद्दा उठता है, जैसे वो सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, सिंप्लिसिटी मतलब आपने ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पे काफी डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मतलब वैसे आप उसे रिलेट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, उसकी ये डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है, ये फंक्शन कॉल कर सकता है, वो ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो समझने के लिए काफी आसान है, ठीक है, काफी सिंपल है। ठीक है, तो ये उसकी सिंप्लिसिटी अप्रोच है। ठीक है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, बहुत सिंपल होता है, बहुत क्लियर होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ठीक है, मॉडिफाइबल होता है, जैसे सेकंड वाला है मॉडिफाइबिलिटी। मॉडिफाइबिलिटी मतलब आपने क्लास बनाई, उसके अंदर कुछ फंक्शंस बनाए, कुछ डेटा मेंबर्स दिए, अब आपने एक बड़ा सा प्रोग्राम बना दिया जिसमें वो क्लास यूज हो रही है। ठीक है, अब सपोज आपको उस क्लास के फंक्शन में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो बस आप सिंपली उस फंक्शन में जाके अगर आप चेंजेस कर देंगे, ठीक है, तो वो आपके पूरे स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो काफी मॉडिफाइबल है। मतलब क्यों? क्योंकि आपने बेसिकली चंक्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक सेपरेट अपना इंडिपेंडेंट यूनिट चल रही है क्लास की, उसके अंदर उसका फंक्शन है, ठीक है, उसको आपने मॉडिफाई किया, जो पूरा प्रोग्राम था उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं काफी मॉडिफाइबल है। ठीक, अब आते हैं हम लोग एक्सटेंसिबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी के लिए। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, आप जो करंट ऑब्जेक्ट्स हैं आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये बेसिकली क्लासेस के इंस्टेंसेस तो हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, जितनी भी क्लासेस बनती हैं, एक इंस्टेंस बनता है उस क्लास का। ठीक है, तो अब ये है क्या है? ठीक है, अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट्स बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, आप उनमें चेंजेस भी कर रहे हैं, तो कैसा है? आपका सिस्टम एक्सटेंडेबल है।
ठीक है, मतलब आप अपने इस सिस्टम को अपने हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी मेन प्रॉपर्टी। अब आते हैं रीयूजेबिलिटी के ऊपर। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे ही फोकस नहीं करता है। रीयूजेबिलिटी एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको यूज करना होगा। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपने अगर एक पीस ऑफ कोड लिख दिया, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपने एक पीस ऑफ कोड लिख दिया, ठीक है। अब आपकी एक क्लास में आप उसको यूज कर रहे हैं, बट अगली क्लास में आप वही कोड फिर से उसके अंदर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये रीयूजेबिलिटी नहीं है। आपने वही कोड जो एक बार लिख चुके थे, आपने उसको फिर से लिखा, ठीक है, वही सेम एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि मैंने एक कोड एक बार लिख दिया, अब मुझे जब भी इस तरह के ऑपरेशन की जरूरत होगी, मैं इस कोड को कॉल कर लूंगा या इसके फंक्शन को कॉल कर लूंगा, ठीक है, सिंपल सा मैं उसको रीयूज कर लूंगा, मुझे उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है रीयूजेबिलिटी ऑब्जेक्ट। जब आप जैसे आप किसी बेस क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं, तो आप उसके फंक्शंस को आप रीयूज कर रहे हैं, आप उस फंक्शन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई रीयूजेबिलिटी। सिक्योरिटी पे आ जाते हैं, जैसे मैं डेटा हाइडिंग पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उन उसके हिसाब से ही वो बाकी क्लासेस को एक्सेसिबल या नहीं एक्सेसिबल होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आप अपने कोड को सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है, कि वो दूसरे प्रोग्राम्स या दूसरे डेटा के साथ मिंगल अप ना हो, ठीक है, खाली उतना ही व्यू में जाए जितना जरूरी है। तो हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए बेसिकली हमारे पांचों एडवांटेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है या कहीं भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने बहुत जल्दी कवर कर दिया है तो पॉज करके वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर लीजिएगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके एक्सरसाइजेस पे मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। If you liked our content, kindly like, share and subscribe us so that we get motivated and we can provide you more informative videos on the same subject.